उत्तराखंड, ये नाम सुनते ही देवभूमि की तस्वीर जहन में आती है ना? पर इस देवभूमि का इतिहास वो एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है, जिसके टुकड़े हमें गुफाओं से, पुराने ग्रंथों से और जमीन में दबे खजानों से मिलते हैं। तो चलिए, आज हम मिलकर इन टुकड़ों को जोड़ते हैं और पहाड़ों में छिपी इस प्राचीन कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था, तो फिर उसे पढ़ा कैसे जाए? वो कहानियां जो पत्थरों पर हैं, मिट्टी में दबी हैं, उन्हें कैसे समझा जाए? आखिर शुरुआती इंसानों ने अपने निशान कैसे छोड़े और आज हम उन निशानों का मतलब कैसे निकालते हैं? बस इसी खोज पर निकलना है हमें। अच्छा, इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में देखेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी पाषाण युग के कलाकारों का दौर। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, जब पहले मकबरे और ग्रंथों के सुराग मिलते हैं। और आखिर में ऐतिहासिक काल, जब यहाँ पहले राजा और उनके राज्य उभरकर सामने आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पुराने, सबसे रहस्यमयी दौर से। वो दौर जहां इतिहास लिखा नहीं बल्कि पत्थर की दीवारों पर उकेरा गया था। अब ये प्रागैतिहासिक काल होता क्या है? सीधा सा मतलब है वो जमाना जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो फिर हमें उस दौर के बारे में पता कैसे चलता है? इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, पुरातात्विक खोजें। मतलब गुफाओं में बनी पेंटिंग्स, पत्थर के औजार और रहने की जगहें। बस यही सुराग हैं हमारे पास। और कमाल की बात यह है कि ऐसे सुराग उत्तराखंड में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। अब देखिए, अल्मोड़ा में लखू उड़ियार है, चमोली में गोरखा उड़ियार और तो और उत्तराकाशी में हुडली तक। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान इन पहाड़ों में रह रहा था। इनमें से एक जगह बहुत खास है, लखू उड़ियार। 1968 में इसकी खोज हुई थी। अब यहाँ की गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली है ना, उनमें इंसानों को नाचते हुए दिखाया गया है, जानवरों के चित्र हैं और सबसे दिलचस्प बात, ये पेंटिंग्स मध्य प्रदेश की मशहूर भीमबेटका गुफाओं की पेंटिंग से बहुत मिलती जुलती हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब ये हो सकता है कि हजारों साल पहले भी इन दोनों जगहों के बीच कोई कनेक्शन था, कोई सांस्कृतिक लिंक रहा होगा। चलिए अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच एक पुल का काम करता है। ये है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पर सुराग थोड़े और दिलचस्प और कह सकते हैं कि ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं। अच्छा, तो इस दौर को समझने के लिए ना हमारे पास 2 तरह के सबूत हैं। एक तरफ है पुरातात्विक सुराग, मतलब जो खुदाई में मिला, जैसे कि मलारी गांव की बड़ी बड़ी कब्रें, तांबे के औजार। और दूसरी तरफ है साहित्यिक सुराग। पहली बार ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में उत्तराखंड का जिक्र देवभूमि के तौर पर मिलता है। तो इन दोनों को, पुरातत्व और साहित्य को, जब हम साथ रखकर देखते हैं, तब जाकर एक पूरी तस्वीर उभरती है। और पुरातात्विक खोजों की बात करें तो मलारी गांव में एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। एक कब्र के अंदर से सोने का बना एक अंतिम संस्कार का मुखौटा मिला। और जानते हैं उसका वजन कितना था? पूरे 5.2 किलो। जरा सोचिए, 5.2 किलो सोना। ये खोज इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने में भी यहाँ एक बहुत ही विकसित और अमीर समाज बसता था। तो अब तक तो हमने शुरुआती इंसानों और समाजों की बात की, पर अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम इतिहास के उस पन्ने पर आते हैं जहां उत्तराखंड को मिले उसके पहले राजा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुड़िंद राजवंश की, इस इलाके की पहली बड़ी राजनीतिक शक्ति। देखिए, कुड़िंद कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे। उनका जिक्र भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े नाम के साथ जुड़ा है, सम्राट अशोक। देहरादून के पास कालसी में अशोक का जो मशहूर शिलालेख है ना, उसमें इस इलाके के लोगों को पुलिंद कहा गया है। और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये पुलिंद ही कुड़िंद थे। इससे ये भी पता चलता है कि ये मौर्य साम्राज्य के दौर में थे और हो सकता है उनके असर में भी रहे। तो हमें कुनिंदों के बारे में इतनी जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा जरिया है उनके सिक्के, खास तौर पर उनके सबसे ताकतवर राजा अमोघभूति के सिक्के। ये सिक्के अपने आप में एक खजाना है। इन पर ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का इस्तेमाल है। एक देवता, शायद भगवान शिव, और एक हिरण की तस्वीर बनी है। इन्हीं सिक्कों से हमें उनकी भाषा, उनके धर्म और उनके राज के फैलाव के बारे में पता चलता है। लेकिन इतिहास में सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। कुनिंदों के बाद इस इलाके ने एक बड़ा बदलाव देखा। अब वक्त था बाहरी ताकतों के आने का और उनके साथ आए संघर्ष का, जिसने यहाँ के सारे समीकरण ही बदल दिए।
तो हुआ ये कि पहले तो कुनिंदों का राज मैदानों और पहाड़ों दोनों जगह था। फिर बाहर से आए शक, उन्होंने मैदानों पर कब्जा कर लिया। जाहिर है कुनिंदों को पीछे हटना पड़ा पहाड़ों की तरफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आए कुषाण और उन्होंने शकों को हराकर मैदानों पर अपना कंट्रोल कर लिया। और इन बाहरी ताकतों के निशान आज भी मौजूद हैं। जैसे शकों ने यहाँ सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अल्मोड़ा का मशहूर कटारमल सूर्य मंदिर। वहीं कुषाणों की मौजूदगी का सबूत हैं उनके सोने के सिक्के, जो कनिष्क और हुविष्क जैसे राजाओं के हैं और काशीपुर जैसी जगहों पर मिले हैं। ये सबूत हमें बताते हैं कि कौन कब और कहाँ राज कर रहा था। इन बाहरी ताकतों के आने जाने के बाद उत्तराखंड के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ता है, एक ऐसा दौर जिसे यहाँ का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वक्त था कार्तिकेयपुर राजवंश के उदय का, एक ऐसा राजवंश जिसने इस पूरे इलाके को एक नई पहचान दी। लगभग 700 ईस्वी के आसपास कार्तिकेयपुर राजवंश, जिन्हें कत्यूरी भी कहते हैं, सत्ता में आए और उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने उत्तराखंड के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी और लगभग 300 सालों तक इस बिखरे हुए पहाड़ी इलाके को एक झंडे के नीचे एकजुट रखा। और इसीलिए इनके दौर को कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार मंदिर बनवाए। आज भी अगर जागेश्वर या बैजनाथ जाया जाए तो उनकी बनाई वास्तुकला की झलक दिखती है। देखिए, इतनी बेहतरीन कलाकारी तभी हो सकती है जब समाज में शांति हो, स्थिरता हो और समृद्धि हो। और ये सिर्फ कला के मामले में ही आगे नहीं थे, उनका प्रशासन यानी राजकाज चलाने का तरीका भी बहुत जबरदस्त था। सबसे ऊपर तो राजा होता था, लेकिन उसके नीचे अलग अलग काम के लिए अलग अलग अफसर थे। जैसे प्रांतों की देखभाल के लिए प्रांतपाल, मुश्किल पहाड़ी दर्रों की सुरक्षा के लिए घटपाल और बॉर्डर पर निगरानी के लिए वर्मपाल। मतलब एक पूरा सुव्यवस्थित सिस्टम था। तो कुल मिलाकर ये दौर वाकई उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का शिखर था। ये जो शानदार मंदिर बने, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये उस दौर के एक स्थिर, अमीर और कला को सम्मान देने वाले समाज की कहानी कहते हैं। तो गुफाओं में बने पहले चित्रों से लेकर एक मजबूत एकजुट राज्य तक हमने एक लंबा सफर तय किया। कला, एक बेहतरीन प्रशासन और हर मुश्किल के बाद फिर से खड़े होने की ताकत, ये वो प्राचीन विरासत है जो आज भी उत्तराखंड की पहचान का हिस्सा है। और ये सवाल सोचने लायक है कि हजारों साल पहले रखी गई ये नींव आज भी इस देवभूमि को कैसे संवार रही है, कैसे उसे आकार दे रही है।